ये तो कुछ ज्यादा ही लाइट चल रहा है यार। राजस्थान हिस्ट्री देखो, सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री जो है उसके जनक किसको कहा जाता है? फादर ऑफ द राजस्थान हिस्ट्री कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। कर्नल जेम्स टोड को और किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा जाता है इनको? घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ठीक है, घोड़े वाले बाबा क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि क्या करते थे ये? घोड़े पर घूम घूम कर पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा करते थे। ठीक है, कौन थे कर्नल जेम्स टोड? कर्नल जेम्स टोड कौन थे? कर्नल जेम्स टोड जो थे एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे। कहां के? क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। कहां के? कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे? मेवाड़ के। मेवाड़ कौन सा जिला? वर्तमान में कौन सा जिला है मेवाड़? कौन सा मान सकते हैं? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर के क्या बनाया था इनको? पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। पॉलिटिकल एजेंट होने के नाते इन्होंने क्या किया है? पॉलिटिकल एजेंट बने हैं, परंतु पूरे राजस्थान के अंदर घूमकर जो बड़े बड़े शिलालेख, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान का इतिहास है इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे पूरा जो इतिहास है, पूरा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री को 3 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जो एंशिएंट है, प्राचीन, प्राचीन है ना, प्राचीन मैंने आपको बताया था कि जिस समय शुरुआत हुई है, सब चीजों की शुरुआत हुई है, उस समय उस हिस्ट्री को एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन कालीन इतिहास कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद में मिडाइवल टाइम आया है, जिस समय क्या हुआ है। देखो यहां हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं पहले कि जो प्राचीन है, प्राचीन के समय हम लोगों ने शुरुआत की है, मतलब मानव सभ्यताएं किस तरह से स्टार्ट हुई हैं, है ना। पाषाण कालीन, ताम्रकालीन, ये बताया ना, ये सब क्रम से ये सब चला। इसके बाद में जैसे ही ये प्राचीन रहा है, मतलब इस समय पर क्या क्या बन रहे हैं? छोटे छोटे कबीले बन रहे हैं, आदमी ने हलचल करना शुरू किया है, मानव जो प्रजाति है इसने जगह जगह पर बसना शुरू किया है और हलचल शुरू की है। बसेगा कहां पर? बसता कहां पर है? नदी के किनारे जाकर बसता है। इसमें हम सभ्यताएं पढ़ चुके हैं। जैसा हमने आपको बताया कि अगर विश्व की बात करें तो सबसे प्राचीन और सबसे फेमस कौन सी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो वर्तमान में इराक में है, ठीक है ना। दजला और फरात नदी के बीच वाला क्षेत्र था, मतलब नदियों के आसपास वाला क्षेत्र ही रहेगा जो सभ्यता रहेगा, सिविलाइजेशन। ठीक है, वहां पर लोग बस रहे थे। ये हलचलें देखने को मिली है। राजस्थान में भी हमने ये ऐसी बहुत सारी हलचलें देखी है। राजस्थान के पास में, क्योंकि राजस्थान सटा हुआ है बिल्कुल पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में सबसे फेमस एशिया की, हाँ, सबसे फेमस कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें एक हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्षेत्र, कुछ कुछ शहर, कुछ कुछ नगर राजस्थान में भी है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लोथल है, बागोर है, कालीबंगा है, इनके बारे में पढ़ेंगे छोटा छोटा कि कहां से कैसे पाकिस्तान की सभ्यता किस तरह से हमें पता चला है कि सभ्यता यहाँ एशिया में भी पाकिस्तान में कोई सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है ना, किस तरह से पता चला है। इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये प्राचीन काल है। प्राचीन के बाद में मिडाइवल, जब इन मानव ने क्या करना शुरू कर दिया? अपने साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, धीरे धीरे ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया है, राज करना शुरू कर दिया। अब नदी के किनारे बसने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग और क्षेत्रों को भी अपने अंडर कंट्रोल में लेने लगे हैं और वहां अपने धीरे धीरे ग्रुप बनाने लगे, साम्राज्य बनाने लगे। पहले धीरे धीरे छोटे छोटे राज बना रहे, अब राज बनाने के बाद में धीरे धीरे जनपद बना रहे। फिर उन जनपदों में एक बहुत बड़ा महाजनपद बना मगध, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध जनपद वो इंडियन हिस्ट्री में आता है, राजस्थान में हमें उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि हिस्ट्री देख रहे हैं, प्राचीन युग देख रहे हैं, तो इसमें एक छोटे छोटे साम्राज्य बने हैं। साम्राज्य वो धीरे धीरे एक जनपद में बदले हैं, जनपद धीरे धीरे महाजनपद में बदल गया जो मगध हो गया। मगध में मौर्य काल चला है। ठीक है,
मौर्य चला है, गुप्त शासनकाल चला है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन आया है, सब अलग अलग हो गए, टूट गए वापस से। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में बट गया है। जैसे राजस्थान में अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपको बताया मेवाड़ है, मारवाड़ है, आमेर है, अजमेर है ना। यहाँ पर अलग अलग शासक राज किया करते थे। जैसे आमेर में कछवाहा राज किया करते थे, अजमेर में चौहान राज किया करते थे, मेवाड़ में गोहिल या सिसोदिया राज किया करते थे, और मारवाड़ में राठौड़ किया करते थे। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में, ये जो पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थान की हमें किसने बताया कि किस जगह पर कौन से राजा हुआ करते थे, कौन सा वंश चला करता था, किसने कौन सा युद्ध लड़ा, इन सब के बारे में हमें अगर कहीं से जानकारी मिलती है तो किसने दी है हमें वो जानकारी? कर्नल जेम्स टोड ने दी है। ठीक है, प्राचीन के बाद में वो मध्यकालीन हो गया, और उसके बाद में जो लगभग 18वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ है वो आधुनिक काल। ठीक है, जिसमें लगभग हम साइंस को जान चुके हैं, हथियारों को जान चुके हैं, केमिकल के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, वो आधुनिक काल हो गया। अब ये उदयपुर वाले क्षेत्र में पॉलिटिकल एजेंट, हाँ लिख सकते हैं ना, तो इंग्लिश में लिख दूंगा आप। ठीक है, ठीक है, तो इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाया था अपन ने। कहाँ का बनाया था? उदयपुर का। अब इन्होंने मेवाड़, उदयपुर का। अब इन्होंने क्या किया है, धीरे धीरे घोड़े पर बैठकर अपने पे और पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, और राजस्थान के अंदर किन चीजों को सर्च कर रहे हैं, कहां से मिल रहा है इतिहास, इतिहास की जानकारी कहां से मिल रही है। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं मेनली। अगर इतिहास की जानकारी के स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत के बारे में, अगर सोर्सेस के बारे में हम पता करें कि सोर्सेस क्या रहे हैं राजस्थान की हिस्ट्री के, तो वो दो सोर्सेस रहे हैं। एक तो है हमारा जितने भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे हुए हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुए हैं जितने भी, उनमें जैसे हमें मिला कोई स्टोन वगैरह मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं, ठीक है ना। इनसे हमें पता चला है कि इस तरह का, जैसे ताम्रकालीन की अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि इस टाइम पर इनको तांबा मिल चुका था, ठीक है, इस टाइम पर लोहा हुआ करता था। तो धीरे धीरे उनकी जानकारी मिली है। कुछ सिक्के मिले हैं जो किसी राजा ने चलाए थे, उन सिक्कों से जानकारी मिलती है कि सिक्के के ऊपर नंबर डले हुए हैं, ये यहाँ से यहाँ तक चला है, इस राजा ने यहाँ से यहाँ तक राज किया है। इन सिक्कों से हमें पता चला है कि राजा थे जिन्होंने ऐसा कोई सिक्का चलाया था, इस तरह की कोई मुद्रा चलाई थी, इनसे पता चल रहा है। ये हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जितने मिलने वाले हैं वो। और दूसरा पहला तो हो गया आर्कियोलॉजिकल वाला, या सोर्सेस कह सकते हैं इनको, है ना, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हमारे पास जो है वो है लिटरेचर से। वो क्या होता है? साहित्य। मतलब हमारे जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं ने अपने यहां पर एक मंत्री रखा है, एक लेखक रखा है, कोई कवि रखा है, कोई खानसामा रखा है ना, सभी तरह से कोई सेनापति रहा है, कोई सामंत रहा है जो दूसरी जगह पे राज करता है ना। इस तरह से पूरा अपना ग्रुप बनाया करते थे। जैसे सबसे फेमस अगर किसी की बात करें तो अकबर, उसके पास नवरत्न हुआ करते थे, है ना। तो इस तरह से सभी जो राजा हुआ करते थे, जैसे आज कैबिनेट होती है ना, सभी अलग अलग मंत्रालय के, वैसे राजा के पास सब हुआ करते थे। तो उनमें से उनके पास लेखक भी हुआ करते थे। लेखक क्या करते थे? राजा की जीवनी को लिखते थे। कुछ लेखक सिर्फ राजा की जीवनी को लिखते थे, और कुछ लेखक पूरे तंत्र को लिख रहे होते थे कि क्या क्या चल रहा है, और कुछ लेखक बिल्कुल खास होते थे, वो सिर्फ राजा के ही बायोग्राफी लिख रहे होते थे कि राजा जी ने आज ये किया, राजा जी आज उठे, राजा जी आज इतने बज के इतने मिनट पे सो गए। इस तरह से पूरे राजा की जीवनी लिखी जा रही है। आत्मकथाएं, कुछ राजा खुद की आत्मकथाएं लिख रहे हैं, है ना। तो ये इन चीजों के, इन सोर्सेस से भी हमें चीजें जानने को मिली है। क्लियर? दोनों चीजें हो गई। अब इन सब की चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक हमें कर्नल जेम्स टोड जो है, इनकी बुक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज राजस्थान, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये बुक का नाम है, ठीक है। और
इस बुक को राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। यानी इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में किस बारे में बताया है? राजस्थान के बारे में बताया है कि राजस्थान जो है, राजस्थान को राजपुताना कहा है। राजपुताना में ये बताया है कि राजपुताना इसको पहले से कहते चले आए हैं, जैसे त्रेता युग के बारे में मैंने आपको बताया था। त्रेता युग में भी हमें रायथान कहा गया है। राजस्थान को त्रेता युग में किस नाम से जाना जाता था? रायथान, ठीक है ना। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर राजपूतों का आधिपत्य ज्यादा था हर क्षेत्र में ही, चाहे आप आमेर उठा लो, अजमेर उठा लो, मारवाड़ उठा लो, मेवाड़ उठा लो, कहीं भी देख लो राजपूत ज्यादा शासन किया करते थे। इस वजह से इसको क्या कहा जाता था? बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? राजपुताना, ठीक है। फिर वो हम आगे पढ़ेंगे कि राजस्थान नाम कहां से आया, कब आया, ये आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ है तब आया है राजस्थान नाम। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान कब बना था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान कब बना? इसकी कैपिटल क्या थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान बना था 48 में, और इसकी कैपिटल हमारा कोटा रहा था। मतलब पूरे राजस्थान, जो एक छोटा सा राजस्थान हुआ करता था, उसकी कैपिटल हमारा कोटा भी रहा है, ठीक है। वो आगे हम जब एकीकरण पढ़ेंगे, तब यूनिफिकेशन जब पढ़ेंगे राजस्थान का, तब पढ़ेंगे 47, 48, 49 उस टाइम पर जो आधुनिक भारत में आएंगे, वो है ना मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आता है। आजादी के बाद 47 के बाद 48 से हमारे जो है स्टार्ट हो जाएगा यूनिफिकेशन राजस्थान का, ठीक है। वो उस टाइम पर पढ़ेंगे। जो कर्नल जेम्स टोडे, इन्होंने क्या किया है, जगह जगह पर जाकर जितने भी शिलालेख हुआ करते थे उन पर से पढ़ कर और हमें जानकारी दिए, ये सोर्सेज से निकाल कर हमें जानकारी दिए। इसी तरह से पूरे राजस्थान में घूमते थे, जगह जगह पर जाते थे और अलग अलग तरह के शिलालेखों को पढ़कर उनको डिकोड कर हमें उसके बारे में बताते थे। इनमें से एक इनकी फेमस स्टोरी रही है, वो मानमोरी शिलालेख की है। मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख जो है चित्तौड़ में मिला था। इसमें क्या था? ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा पत्थर था, और इस पर गोद कर इतिहास लिखा हुआ था। अब ये वो समय था जब इनका शासनकाल यहां से, यानी पॉलिटिकल एजेंट थे, इनका टेनर पूरा हो चुका था, समय पूरा हो चुका था। अब इनको वापस कहां जाना था? ब्रिटेन जाना था। वो चाहते थे इस पूरे शिलालेख को पढ़ना, कि मैं इस शिलालेख को पढ़ने के बाद यहां से जाऊंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, टेनर पूरा हो चुका है, टर्म पूरा हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस से ब्रिटेन आना पड़ेगा। अब जब ये ब्रिटेन जा रहे थे तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ में इस पत्थर को भी साथ ही ले चलो, ताकि मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें से इतिहास निकालूंगा और राजस्थान में जोड़ दूंगा, जो मैं बाकी इतिहास लिख रहा हूं उसमें ऐड कर दूंगा। इन्होंने इस पत्थर को उठवाकर शिप पे रखवाया और लेकर जा रहे थे। जब शिप, अब आपको पता है इंडिया से और ब्रिटेन जाने के लिए अफ्रीका वाला कॉन्टिनेंट क्रॉस करके जाना पड़ता है। यहां अफ्रीका और इंडिया के बीच में अरेबियन सी में प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जैसे ही गहराई आती है वैसे ही प्रेशर बढ़ता है। जैसे ही प्रेशर बढ़ा है, जो कैप्टन है उन्होंने इनको वार्निंग दी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस पूरे सोने को, जो सोना हमारे पास रखा हुआ है, इस सोने को समुद्र के अंदर फेंकना पड़ेगा, या आपके इस पत्थर को इस समुद्र के अंदर फेंकना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वेट ज्यादा हो चुका है। या तो गहने फेंकना पड़ेगा, पैसा फेंकना पड़ेगा, या फिर हमें पत्थर फेंकना पड़ेगा। कर्नल जेम्स टोड ने मना कर दिया कि पत्थर मत फेंकना, इस शिलालेख को मत फेंकना, इसके अलावा कुछ भी फेंक सकते हो। सोना फेंक दो, चांदी फेंक दो, जितना कॉटन लाए हो सब फेंक दो, जितना भी इंडिया से लूट के लेकर आए सब फेंक सकते हो, लेकिन शिलालेख नहीं फेंकना है। और
उनको अंदर बुलाया गया और उसके बाद में जब कर्नल जेम्स टोड अंदर जाते हैं तो उनके बाद में उस पत्थर को, शिलालेख को, मानमोरी शिलालेख को समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है। जब शिप हल्का होता है तो पता चलता है कर्नल जेम्स टोड को कि मेरा तो पत्थर ही फेंक दिया, और वो चाहते थे उसको पढ़ना, मानमोरी शिलालेख पूरा नहीं पढ़ पाए थे, है ना। इसमें और भी इतिहास था जो हम शायद और जान पाते, लेकिन अब हम उससे वंचित हो गए क्योंकि उसमें जो इतिहास था उसको नहीं जान पाए। इसके अलावा और भी प्रशस्तियां हैं, राज प्रशस्ति है जो राजसमंद से मिली है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रशस्तियां, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके बारे में हम लिखेंगे, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, ये जो बुक है, इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, इसको ट्रांसलेट करने का काम किसने किया है हिंदी में? कल मैंने बताया था कर्नल जेम्स टोड ने जो बुक्स लिखी हैं, जो हिस्ट्री लिखी है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है? हिंदी किसने किया है उसका? जीएच ओझा ने की है ना। कौन है जीएच ओझा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने क्या किया है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। क्लियर? इसको नोट करो। इसको रहने देना। इतना हार्ड क्यों चलता है यार? यार मैं तो जल्दी जल्दी बोल पाता हूँ। हिंदी अनुवाद तक लिख लिया? अब इनकी एक और बुक का नाम लिखो, कर्नल जेम्स टोड की। ये लिख लिया ना, हिंदी में ट्रांसलेट किया है। जीएच ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मतलब सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये एनल्स एंड एंटिक्विटीज है, यानी राजस्थान की एंटिक्विटीज के बारे में, मतलब ऐसी चीजों के बारे में जो कोई जान नहीं पाया है, जिनके बारे में जान जानकर बताया है हमने, है ना। ऐसी एंटिक्विटीज के बारे में एक बुक है जिसमें लिखा हुआ है, इस वजह से इसको नाम भी एनल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है ना, ये इनकी बुक है कर्नल जेम्स टोड की, दोनों बुक। ठीक है, इनका पब्लिकेशन पूछा जाता है, कब पब्लिश? क्या ये रही ना? हाँ, एक और बुक का नाम लिखो, ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल इन क्या, ये भी बुक है इनकी? हाँ, ये बुक जो है ना, इस बुक को ही इस नाम से भी जाना जाता है, सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है ना। और ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया इनकी बुक है जो इनकी वाइफ ने पब्लिश की थी। ठीक है ना, वो बुक इनकी है, लेकिन इनकी डेथ हो जाती है और बाद में इनकी वाइफ उसको क्या करती है? ठीक है। ये जो बुक है, ये 14
सॉरी 1829 में पब्लिश होती है। और ये ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया है, ये किसने की है, किसने की है ये, बाय हिज वाइफ, पब्लिश्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। और कब की है, 1837 में, आफ्टर कर्नल जेम्स टोड डेथ, क्लियर। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में 1837 में, क्लियर। टॉपिक डालना राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, मेन सोर्स ऑफ, पहला डालना पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल, और दूसरा, अभी पहला ही डालना, सिर्फ दूसरा मत डालना, दूसरा साहित्यिक। पुरातात्विक स्रोत में लिखना, फर्स्ट डाला ना पुरातात्विक स्रोत, इसमें लिखो पुरातात्विक स्रोत में शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के, सिक्के, सेकंड डालो साहित्यिक स्रोत, वही निकाल रहा हूं सर। नहीं नहीं, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं इसको, शिलालेख को इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। सेकंड कॉपर प्लेट, इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस,
और थर्ड कॉइन्स, ठीक है ना। शिलालेख है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और इसके अलावा कॉइन्स है, ठीक है। इनसे हम पता लगाते हैं। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस का मतलब समझे आप, जो आपने कहीं देखा हो, अगर किले वगैरह पे कहीं पे गए हुए हो आप, तो कुछ प्लेटें लगी होती हैं जो कील से ठुकी होती हैं या फिर दीवार में फिक्स हुई रहती है, उन पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। कुछ जैसे अभी अभी ये ट्रेंड बंद हो गया, लेकिन अगर आप मेले वगैरह में इसमें जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो बर्तन वगैरह मिलते हैं ना वहां पे, उन पे गुदाई से नाम लिखे जाते हैं, है ना। तो इस तरह से पहले जब कॉपर मिला था इनको, तो कॉपर के ऊपर इन्होंने कुछ जानकारियां लिखवा दी थी, ठीक है। ऐसे अगर जानकारी, अगर इसकी बात करें कि सबसे पहले कहाँ लिखना शुरू हुआ होगा, कैसे लिखना शुरू हुआ होगा, है ना, तो वो तो फिर आपको उसके लिए 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, कि सबसे पहले जो है, अच्छा आपके हिस्ट्री नहीं है 11th क्लास में, 11th क्लास में आता है मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया के बारे में आता है कि सबसे पहले जो सरकंडा हुआ करता था, एक तरह की ग्रास होती है, एक ग्रास होती है जो कहाँ उगती थी, बैंक ऑफ नाइल रिवर, इस नदी के किनारे, नील नदी के किनारे जो है ये घास थी, एक ग्रास, है ना, उसको सरकंडे का पौधा कहा जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था सबसे पहले। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मिट्टी की पट्टियां आई, मिट्टी से मतलब जैसे आज ईंट वगैरह बनती है ना, ईंट वगैरह बनती है, उसी तरह से पहले मिट्टी की पतली पतली पट्टियां बनाई जाती थी कच्ची, उसके ऊपर लिखा जाता था, उसको पकाया जाता था, जैसे मटकी पकाई जाती है वैसे पकाया जाता था, और उसको रख लिया जाता था, जैसे अब आज म्यूजियम होता है ना, ऐसे ही सेफ में रख दिया जाता था। तो इससे क्या होता था, कमरे के कमरे भर जाते थे और मोटी मोटी वो पट्टियां होती थी। इस तरह से इतिहास लिखा जाता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोहा मिला, तांबा मिला, ये सब जैसे जैसे मिलते गए, वैसे वैसे इनका काम और आसान होता चला गया। अब ये ऐसे लिखते थे, जैसे वो जो मिट्टी की पट्टियां होती थी वो टूट जाती थी, ज्यादा दिनों तक उन्हें रखा नहीं जा सकता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इनको मेटल्स मिलने लगे हैं, धातुएं मिलने लगी हैं, तो उस पर आसानी से लिख दिया करते थे और उनको आसानी से रखा जा सकता है। लेकिन वो महंगा पड़ने लगा था, तो धीरे धीरे जो पेड़ होता है, पेड़ की छाल पर इन्होंने लिखना शुरू किया। अब पेड़ की छाल से धीरे धीरे उसको और पतला करते चले गए, और सबसे पहले ये जो क्रांति है मुद्रण वाली, छपाई वाली, ये चाइना, कोरिया, जापान इस तरफ से आई है ना। और धीरे धीरे उस छाल पर लिखना शुरू कर दिया, और उसी से धीरे धीरे पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके ऊपर जो है पेपर्स शुरू हो गए, और धीरे धीरे पेपर्स के ऊपर लिखा जाने लगा था इतिहास वगैरह। क्लियर ना। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में लिखो संस्कृत साहित्य, लिटरेरी सोर्स, है ना, संस्कृत। इसके बाद में उर्दू, पर्शियन, वेली साहित्य, वेली जगह। धीरे धीरे इन सभी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे आगे अपन, है ना, और ज्यादा इसके बारे में जानने को मिलेगा। अभी तो इनको अपन सिर्फ नाम लिख रहे हैं, ये क्या है ना, फिर अपन एक साथ इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर इनके बाद में लिखते, तो अपन ने एक साथ ही पूरा लिख लिया। अब धीरे धीरे इनको लिखते हुए चलेंगे, है ना। प्रतिष्ठित साहित्य, प्रतिष्ठित, फेमस, जितने भी फेमस लिटरेरी रही है ना, जैसे फेमस बुक्स वगैरह हैं, ये सब, है ना, प्रतिष्ठित। जैन रास, पूर्वालेख, ये पूर्वालेख जब लेखन स्टार्ट ही हुआ है तब का। इन साहित्यों के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला इंस्क्रिप्शंस डालेंगे, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख। शिलालेख के बारे में समझ गए। शिलालेख, जब आप किसी इंस्क्रिप्शंस, जब आप किसी किले पे
या किसी दुर्ग पे या किसी कोठी वगैरह पे घूमने जाते हो, किसी ऐसे ऐतिहासिक स्मारक पर घूमने जाते हो, तो आपको वहां पर उस किले के बाहर ही एक पट्टी दिखती है पत्थर की, है ना। ये आजकल जो उद्घाटन होते हैं इसमें भी वो काली पट्टी होती है जिसका नेताजी जो है इनॉग्रेशन के टाइम पर वो हटाते हैं, है ना। ऐसी पट्टियां ये तो अभी जमा जमा कर लिख दी जाती है, इससे पहले की अभी अगर आप किसी किले वगैरह पे जाते हो ना तो वहां भी आप ध्यान देना कि ये काली पट्टी के अलावा भी दूसरे पत्थर भी होते हैं वहां पर जिन पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे अगर कोशवर्धन दुर्ग कौन सा है? 12 जिला में कोशवर्धन दुर्ग है ना। 12 जिला में कोशवर्धन दुर्ग है, कोई बता सकता है कौन सा है कोशवर्धन दुर्ग? जो हमारा शाहबाद सॉरी शेरगढ़ वाला जो दुर्ग है ना, शेरगढ़ कहां पर है? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ पता है शेरगढ़ कहां पर है? शेरगढ़ अटरू तहसील में है, ठीक है। जब खानपुर जाते हैं ना तो खानपुर के पास ही है शेरगढ़, जो परवन नदी है ना अपनी, परवन नदी के किनारे एक किला है शेरगढ़ का, जहां पर फिल्म की शूटिंग भी हुई है। 12 जिला में फिल्म की शूटिंग भी हुई है, पता है। लाल कप्तान नाम की, सैफ अली खान की लाल कप्तान मूवी बनी थी, उसकी शूटिंग पूरी आदि शेरगढ़ में ही हुई है, आदि और आदि पाली में हुई थी, ठीक है ना। तो शेरगढ़ दुर्ग, उसको कोशवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उस दुर्ग पर जब आप जाओगे तो उसके जो दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें ही पढ़ा है, जिससे ही पता चला है सबको, वरना सब उसको शेरगढ़ का किला ही जानते, लेकिन वो उसमें पढ़ने के बाद ही पता चला है कि ये कौन सा दुर्ग है? कोशवर्धन दुर्ग है, ठीक है ना। समझ गए ना? उसी में लिखा हुआ है कि इस दुर्ग को कोशवर्धन दुर्ग नाम दिया गया है, ठीक है। शेरशाह सूरी के समय पर ज्यादा पनपा था ये, है ना। उसके अलावा यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ट्रीजरी एक तरह का मतलब यहाँ पर पैसा रखा जाता था, तिजोरी हुआ करती थी ये शेरगढ़ का किला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऐसे आसपास के किले की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग आता है, एकमात्र जल दुर्ग है, वो कौन सा किला है? कोई बता सकता है क्या? गागरोन दुर्ग। जो गागरोन का किला है ना, ये एकमात्र जल दुर्ग है, इसके दोनों तरफ से पानी आता है, ये बीच में बिल्कुल अटका हुआ है, मतलब अटका नहीं, बना हुआ है, और इस तरफ से भी नदी आती है, इस तरफ से भी। आहू और काली सिंध नदी का संगम होता है उस जगह पे, ठीक है ना। वो किला बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये, और राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, इसके अलावा कोई ऐसा किला नहीं है, ठीक है। प्रश्न बनते हैं इन जगह से, शेरगढ़ दुर्ग से भी प्रश्न बनता है, कोशवर्धन, हाँ ठीक है। गागरोन के किले के बारे में और पढ़ेंगे हम, हमारे इतिहास में आएगा गागरोन के किले के बारे में। यहाँ के जो प्रताप सिंह खींची थे, जो शासक हुआ करते थे, खींची वंश चलाए गागरोन में, है ना। और उन्होंने उनमें से ही एक प्रताप सिंह जी हुआ करते थे जो संत पीपा नाम से जाने जाते हैं। संत पीपा की बावड़ी के शेरगढ़ में ही गागरोन में ही है, गागरोन किले में संत पीपा की क्या बनी हुई है? बावड़ी बनी हुई है, समाधि है वहां पर उनकी, ठीक है ना। वो वहां के राजा हुआ करते थे, लेकिन प्रताप सिंह जी ने क्या किया? सब कुछ राजपाट त्याग दिया और अपने भतीजे को राजपाट दे दिया था। क्लियर? ठीक है ना। तो ये शिलालेख होते हैं जो बड़ी पत्थरों पर, चट्टानों पर इतिहास को लिख दिया जाता है, उसको शिलालेख कहा जाता है। शिलालेख में पहला शिलालेख लिखेंगे राय सिंह प्रशस्ति। लिख लिया राय सिंह प्रशस्ति। राय सिंह प्रशस्ति, इसमें लिखना एरो लगा के, इस तरह से एरो लगाया करो, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लगाया करो, इसके आगे वागे से मत लिखना, जैसे स्कूल में नोट्स बनाते हैं ना, वो तरीका नहीं, सीधा ना। ये राय सिंह प्रशस्ति लिखी आपने। अब इस राय सिंह प्रशस्ति में जो भी होगा उसको हम इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे।
फिर इसके अंदर जो वर्ड आ गया, जैसे मैंने कर्नल जेम्स टोड लिखा था, कर्नल जेम्स टोड में अनुवाद आ गया, तो अनुवाद के नीचे अंडरलाइन करके, ताकि हमें क्लियर पता चलता रहे कि ये बात किसके लिए है, वो बात किसके लिए। इस तरह से अब ये यहां से ऐसे लिखेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, इस तरह से नोट्स बनाओ उसके, ठीक है ना। हिस्ट्री के नोट्स ऐसे ही बनाना है। राय सिंह प्रशस्ति कहां से प्राप्त हुई है, कहां से प्राप्त हुई है, बीकानेर से, ठीक है। कब प्राप्त हुई है, 1594 को, ठीक है ना। और ये सब ईस्वी में चल रहा है हमारे, क्लियर। प्रशस्तिकार यानी किसने लिखा है इसको, किसने लिखा है, मुनिजेता ने लिखा है। प्रशस्तिकार, अब यहां पर ये लिखा हुआ है ना ऐसे, इसमें लिखो प्रशस्तिकार, या जैसे ये प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार में ऐसे लगाओ और यहां लिखो मुनिजेता, मुनिजेता, ऐसे बनाओ आप नोट्स, तब जाकर आपको ना जब पूरे आपके पेज फुल हो जाएगा ना, तो बहुत मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि पूरा पेज भरा हुआ है, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल कि छोटे छोटे सब कुछ, और आपकी नजर पॉइंट टू पॉइंट जाएगी, हर चीज पर जाएगी। और अगर आप सिर्फ हम कथा जैसे लिखते रहेंगे ना, तो वो आपको बोरिंग लगेगा, दिखने में भी वो पेज भरा हुआ लगेगा कि बहुत सारा लिखा हुआ है, क्या पढ़ूं। बाकी अगर इस तरह से बनाओगे गैप गैप में, इस तरह से कि प्रशस्तिकार जैन मुनि, तो ये लगेगा कि भरा हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है। अब अगली लाइन से लिखना, इसमें राव बिका से लेकर राव बिका पढ़ेंगे, राव बिका कौन थे, राव राय सिंह कौन थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, सारे राजाओं के बारे में। राव बिका से लेकर तक, है ना। ठीक है, मतलब इसमें किस कहां से कहां तक लिखा हुआ है, राव बिका से लेकर, राव बिका कौन थे, जिन्होंने बीकानेर बसाया था, राव बिका, ठीक है। बिका, राव बिका से लेकर राजा राय सिंह तक पूरा इतिहास लिखा हुआ है इस शिलालेख में। कौन से शिलालेख में, राय सिंह प्रशस्ति, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण, इसके अनुसार बीकानेर दुर्ग का निर्माण तेईस जनवरी 1589 से, 30 जनवरी 1589 से तक माना जाता है। अब ये बीकानेर दुर्ग, इसके यहां पर लो छोटा सा ही ले लिया, इसमें लिखना, इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण, या इस दुर्ग का मत लिखो, सीधा लिखो पूर्ण निर्माण, या लिख लिया तो चलने दो। इस दुर्ग का पूर्ण निर्माण यानी पूरी तरह से राय सिंह ने
अपने मंत्री करमचंद द्वारा करवाया। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट लिखो मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख कहाँ मिला है? ये डाला है ना पहले, हाँ। कहाँ मिला है? जोधपुर में। मंडोर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर में है, ठीक है ना। कहाँ मिला है ये? जोधपुर में। कब मिला है? 837 ईस्वी में मिला है, ठीक है। मंडोर अभिलेख है, कहाँ है? जोधपुर में मिला है। कब मिला है? 837 ईस्वी में मिला है। इसके अलावा इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार की या गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली, वंशावली है। यानी वंशावली का मतलब क्या हुआ? मतलब पूरा सीक्वेंस है, पूरे जितने भी गुर्जर प्रतिहार राजा रहे ना, उनका पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। सभी राजाओं के बारे में लिखा हुआ है इसमें, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के। अब ये प्रतिहार क्या होता है सर? ये गुर्जर के पीछे प्रतिहार क्यों जोड़ दिया सर? ये सब, ये राजपूत है या सिर्फ गुर्जर है ना? ये सारी जानकारी हमें आगे देखने को मिलेगी। जब ये पूरा निकलने के बाद हम जब राजपूत शासक पढ़ना शुरू करेंगे, जब पढ़ेंगे मारवाड़ के बारे में, तब हमें पता चलेगा कि जो मारवाड़, जोधपुर मारवाड़ में आता है, जोधपुर मारवाड़ में आता है, उदयपुर, उदयपुर मेवाड़ में आता है, जयपुर, अजमेर तो अजमेर में आता है, जयपुर किस में आता है? वेरी गुड। जयपुर हुआ ही नहीं करता था, मतलब जयपुर को इतना बड़ा, जितना बड़ा आज हमने कैपिटल ही बना रखा है उसको, वे आमेर हुआ करता था। और आज आमेर को एक छोटी सी विधानसभा बना रखा है ना। वैसे आमेर शासक के आमेर साम्राज्य के नाम से ही जाना जाता था। जहां पर कौन रूल किया करते थे? कौन रूल करते थे? कौन सा वंश रूल किया करता था? कछुआ। वेरी गुड, कछुआ वहां पर रूल किया करते थे, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली है। इसके अलावा और क्या है इसमें? विष्णु, शिव, इनके पूजा का उल्लेख है। विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख है। विष्णु एवं शिव पूजा, क्लियर? ठीक है। किसकी प्रशस्ति है ये? गुर्जर नरेश, बाउक की प्रशस्ति है, बाउक की प्रशस्ति है, यानी उसके समय की लिखी हुई चीज है, ठीक है ना। किसके समय की है? बाउक के समय की। क्लियर? ठीक है, एक बार इसको दोहरा लेते हैं अपन। राय सिंह प्रशस्ति है। राय सिंह प्रशस्ति कहां मिली है? लिख लो, पहले लिख लो। ठीक है, राय सिंह प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति कहां मिली है? किस समय की मानी जाती है?
1594 में मिली है। ठीक है, कहां से कहां तक के राजाओं का वर्णन है इसमें? राव बिका से राय सिंह तक। ठीक है, और इसमें किसके बारे में और ज्यादा लिखा हुआ है? दुर्ग के बारे में। ठीक है ना, बीकानेर का दुर्ग पूर्ण किसने करवाया था? किसने करवाया था? बीकानेर का दुर्ग, बीकानेर का दुर्ग राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार कब पूर्ण करवाया गया? कब पूर्ण करवाया गया? हाँ, 1589 से 1594 तक। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए डायरेक्ट कब पूर्ण हुआ है तो 1594 में पूर्ण हुआ है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए राय सिंह प्रशस्ति के अनुसार जो बीकानेर का दुर्ग है इसका निर्माण कार्य कितने सालों में पूर्ण हुआ है या कितने साल से कितने साल तक पूर्ण हुआ है, तो 1589 यानी 1589 टू 1594 तक रहा है। ठीक है, पूरा कराने वाले शासक का नाम क्या था? राय सिंह था। ठीक है, उसके मंत्री कौन थे? करमचंद, जिनसे उन्होंने पूरा करवाया था। क्लियर? ठीक है, हो गया ये पूरा कवर, पूरा कवर हुआ। ये किसने प्रशस्ति किसने की है? प्रशस्तिकार कौन है? मुनिजेता, पूछा जाता है यहां से। ठीक है ना, कौन है प्रशस्तिकार? मुनिजेता है। मंडोर अभिलेख, मंडोर अभिलेख के प्रशस्तिकार कौन है? किसकी है? किसकी है प्रशस्ति? बाउक की प्रशस्ति है। कहां मिली है? जोधपुर में मिली है। कब मिली है? किसके बारे में किसके बारे में वर्णन है इसमें? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में वर्णन है। ठीक है ना, गुर्जर प्रतिहार पूरा वंश के बारे में लिखा गया है, इसमें पूरी जनरेशन है गुर्जर प्रतिहार की। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया है? और विष्णु और शिव की पूजा का उल्लेख है। 837 ईस्वी की बात है। उस टाइम पर ये गुर्जर प्रतिहार जो थे किसकी आराधना किया करते थे? शिव और विष्णु की पूजा किया करते थे, उसके बारे में उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद ये ऐसा क्यों आया है, ये ऐसा क्यों आया है, ये 2-3 जगह आएगा, और इसमें से ये कल्चर में हम और आगे पढ़ेंगे, कल्चर में और ज्यादा आएगा कि कौन से राजा महाराजाओं की जो जितने भी अलग अलग साम्राज्य है ना, सबकी एक कुल देवी है, कुल देवता है, इनके बारे में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको कल एक लिंग जी के बारे में बताया था ना, मेवाड़ में जो है जितने भी राजा हुआ करते थे, जो कौन से वंश के हुआ करते थे? मेवाड़ में सबसे ज्यादा कौन से वंश ने शासन किया है? गुहिल या सिसोदिया। ठीक है ना, ये गुहिल और सिसोदिया ने क्या किया है? यहाँ पर हमें स्टार्टिंग से रूल करते हुए आए हैं। कब से इन्होंने स्थापित किया है? लगभग 1326 से स्थापित हुए थे अच्छे से। सिसोदिया वंश जो है वो 1326 से माना जाता है। सिसोदिया वंश से ही रहे हैं राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह। ठीक है ना, ये सब जो है सिसोदिया वंश के वंशज रहे मेवाड़ के। ठीक है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने आपको बताया, अब ये हमने पढ़ा ना, राणा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, ये सब राजा थे लेकिन राजा नहीं थे, अपने आप को राजा मानते ही नहीं थे। क्या मानते थे अपने आप को? क्या मानते थे? दीवान मानते थे, मंत्री मानते थे अपने आप को कि हम राजा है ही नहीं, राजा तो कौन है? एक लिंग जी है। ठीक है ना, और एक लिंग जी की क्या किया करते थे? आराधना किया करते थे। है ना, मेवाड़ इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा इतिहास है। बप्पा रावल से शुरू होता है ना, जो एकीकरण पर आकर खत्म होगा भूपाल सिंह पर। भूपाल सिंह जो है देखा जाए तो आखिरी शासक है मेवाड़ के। वैसे तो अभी वो वंश अभी भी चला आ रहा है लेकिन शासन नहीं चल रहा है, क्योंकि अब डेमोक्रेसी है ना, अब डेमोक्रेसी, राजतंत्र थोड़ा ना, मोनार्की सिस्टम नहीं है। तो भूपाल जी जो थे एकीकरण होने से पहले यानी यूनिफिकेशन होने से पहले मेवाड़ को संभालते थे। भूपाल सिंह जी थे जो एक बूढ़े से और छोटी कद के राजा हुआ करते थे। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। एकीकरण के दौरान उन्होंने जिद के बारे में भी है कि उन्हें गुस्सा आ गया था किसी बात पे। ठीक है, उनको क्या ऑफर किया गया जिससे वो खुश हुए थे? जो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस बात से उनको खुश कर दिया था? पूरे एकीकरण का एकमात्र ऐसा पद बनाया गया था, पूरे भारत के यूनिफिकेशन में वो पद नहीं था जो भूपाल सिंह जी के लिए बनाया था। एक महाराज प्रमुख का पद बनाया गया था जिसका भूपाल सिंह जी के साथ स्टार्ट हुआ था और वो पद भूपाल सिंह जी के साथ ही खत्म हो गया था, क्योंकि भूपाल सिंह जी को गुस्सा आ गया था। जब भूपाल सिंह जी के पास पहुंचे एकीकरण के लिए तो उन्होंने बोला कि मैं तो महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैंने आज तक
किसी के साथ संधि नहीं की, ना उन्होंने संधि की ना मैंने संधि की। मैं क्यों तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर दूंगा? मैं क्यों अपने मेवाड़ को, उदयपुर को क्यों मिला दूंगा तुम्हारे राजस्थान में, क्यों मिला दूंगा तुम्हारे भारत में? हम तो खुद राजा हैं। ठीक है, तो भूपाल सिंह जी को ऑफर किया गया कि देखिए अगर आप हमसे मिलेंगे तो आप राजा रहेंगे, आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा। तीसरा राज प्रमुख उनको बना दिया। खुश हो गए वो कि ठीक है राजा अभी भी मैं ही हूं। उनको लग रहा था कि राजा अभी भी मैं ही हूं। अब वो राजा तो बना दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही हम चौथे चरण में पहुंचे, 7 चरणों में एकीकरण हुआ है, जैसे ही चौथे चरण में पहुंचे हम, चौथा चरण जयपुर को लिया। जैसे ही जयपुर को साथ लिया, वहां पर उनसे भी बड़े राजा जी बैठे, मान सिंह जी। अब मान सिंह जी को लिया तो क्या आपको क्या बनाया जाएगा? राज प्रमुख। तो भूपाल सिंह जी को गुस्सा आ गया, अब ये राज प्रमुख है तो फिर मैं कौन हूं? अब मेरे ऊपर कोई राजा थोड़ी ना रहेगा, है ना? तो इनको गुस्सा आ गया। फिर इनसे कहा गया कि देखो साहब, आप राज प्रमुख नहीं रहे, अब राज प्रमुख इसको बनाएंगे, आपको बनाएंगे महाराज प्रमुख। मतलब ये क्या था? लॉलीपॉप थी। उनको महाराज प्रमुख बनाकर और बोल दिया अब आपका कुछ काम ही नहीं है, आप सिर्फ राज करोगे पूरे राजस्थान के ऊपर और बैठे रहोगे। क्योंकि उनको पता था सबको कि अब इनकी क्या होने वाली है, डेथ होने वाली है। इनके बाद वाले तो समझदार है, सब समझ जाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि गुस्से में थे। ठीक है, उन्हें समझाया गया, वो मान गए। उनका एकमात्र पद रहा महाराज प्रमुख का, और वो पद उन्हीं के साथ बना था और उन्हीं के साथ खत्म हो गया। उसके बाद कोई महाराज प्रमुख नहीं रहे। उसके बाद जैसे 5वें चरण पे पहुंचे थे, वैसे मान सिंह जी का भी राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया था और मुख्यमंत्री बना दिया था हमने, है ना? जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कहलाए थे, कौन? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है हीरालाल शास्त्री को। 4 मुख्यमंत्री बनाए थे हमने पहले स्टार्टिंग से। वैसे जैसे पहले थे हमारे शोभा राम जी, जिनके अभी 2 दिन पहले ही जयंती निकली है, शोभा राम कुमावत। फिर थे गोकुल लाल असावा। फिर थे माणिक्यलाल वर्मा। और उसके बाद थे कौन? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है, एकीकरण पढ़ेंगे ना, पूरा एकीकरण 7 चरणों में, बहुत बड़ा है, 7-8 पेज भर जाएंगे, लेकिन एक पेज पे पूरा ट्रिक से पूरा याद करवा देंगे आपको कि एक पेज पे पूरा एकीकरण। कोई कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए एकीकरण का, कहीं से भी आपसे कोई भी सवाल पूछ ले, आपका सिर्फ उस एक पेज में पूरा याद होगा। इन ट्रिक से आपको ये जो पूरा बना हुआ है, जैसे आपको मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं कि पूरे 4 सीएम किस तरह से याद किए जाएंगे, है ना? इसका ये था कि शोभा गोकुल ने बढ़ाई और मिला हीरा। मतलब शोभा तो हमारे जो पहला एकीकरण जब शुरू हुआ तो एकीकरण की शोभा बढ़ाने का काम किया है शोभा राम कुमावत ने। ठीक है, वो शोभा बढ़ गई, शोभा गोकुल ने बढ़ाई और मिला माणिक्यलाल का मिला हीरा। हीरालाल शास्त्री मिल गया पहला मुख्यमंत्री। ये क्या हो गया हमारे पास? फर्स्ट सीएम हो गया, है ना? तो ऐसे अभी ये थोड़ा सा प्रशस्ति और ये बोरिंग लग सकती है आपको, क्योंकि ये कुछ कल्चर का भी पार्ट है ना? ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है कि ये डेट्स वगैरह, इनसे आप बोर हो सकते हो। लेकिन उसके बाद जो हिस्ट्री आने वाली है, जो आप अलग अलग राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे, एकीकरण पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इनमें मजा भी आता है और याद भी हो जाती है आराम से। ठीक है।